Hello everyone. Today we will discuss about the neonatal seizures. Okay, what is the neonatal seizures? Neonatal seizure, here there is a paroxysmal behavior that is mainly due to the hypersynchronous discharge of a group of neurons. Means कि सीजर्स क्या होता है कि जब ब्रेन के अंदर हाइपर सिंक्रोनस डिस्चार्ज होता है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं जब वहाँ से डिस्चार्ज होने लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हियर देयर इज अ सम चेंजेस इन द बिहेवियर. ओके, बच्चे का क्या होता है, बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस होता है. लाइक अ सडन क्या होता है, अटैक होता है. लाइक अ स्पाज्म होता है, मसल्स का स्पाज्म होता है, या फिर मस्कुलर जो एक्टिविटी होता है उसमें क्या होता है, चेंजेस होने लगता है. लाइक स्पाज्म होता है, या फिर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होने लगता है ड्यू टू द हाइपर सिंक्रोनस डिस्चार्ज ऑफ ए ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. मीन्स कि ब्रेन के अंदर जब एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है या फिर न्यूरॉन्स में कुछ एबनॉर्मलिटी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के जो मसल्स होता है, मसल्स में क्या होता है, इनवॉलंटरी अटैक होने लगता है. लाइक अ स्पाज्म होना शुरू हो जाता है. न्यूनेटल सीजर्स, दिस इज द वेरी मोस्ट कॉमन. ओके, ये मेनली क्या होता है कि जो न्यूनेटल सीजर्स होता है बच्चों के अंदर, स्पेशली न्यूनेट्स के अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है. और ये किसकी वजह से होता है, मेनली डिसफंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम. क्लासिफिकेशन, हियर देयर आर मेनली 4 क्लासिफिकेशन ऑफ द सीजर्स: सबटल, टोनिक, क्लोनिक एंड मायोक्लोनिक. तो कितने टाइप्स हो गए, 4 टाइप्स है. सबटल टाइप, टोनिक, क्लोनिक, मायोक्लोनिक. ओके, सबटल, सबटल मीन्स क्या होता है, दिस इज द माइनर फॉर्म ऑफ द कन्वर्जन. और ये स्पेशली किस में होता है, प्री टर्म एंड टर्म बेबी में होता है. और इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज़ अ वेरी माइल्ड या फ्रिक्वेंटली मिस्ड होते हैं. मैंने ऑलरेडी बताया था कि सबटल में क्या होता है कि पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनके बच्चे को फिट्स या सीजर्स आ रहे हैं. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं कभी कभी मिस हो जाते हैं, या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, बहुत ही माइल्ड होते हैं जिसको कि क्या होता है, आइडेंटिफाई करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है. इसमें नॉर्मली क्या होता है कि माइल्ड पैरोक्सिमल अल्ट्रेशन होता है. लाइक अ मोटर चेंजेज होता है, बिहेवियर होता है, या ऑटोनॉमिक जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है, अल्टर्ड हो जाता है. जिसको कि हम क्या करते हैं, ना तो हम क्लोनिक कहते हैं, ना टोनिक कहते हैं, या तो मायोक्लोनिक. किसी भी तीनों फॉर्म में नहीं आता है. और दिस इज द मेनली ये सबसे कॉमन सीजर्स होता है क्योंकि अप्रॉक्स 50% बच्चों में ये केसेस, ये 50% सीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबटल टाइप के कन्वर्जन्स या सीजर्स होते हैं. क्लोनिक, ये नॉर्मली सबसे ज़्यादा कॉमन होता है प्री टर्म बेबी में. इसको हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, फर्स्ट वन, हियर देयर इज अ फ्लैक्शन या एक्सटेंशन ऑफ एक्सियल और अपेंडिकुलर मसल्स ग्रुप. मीन्स कि जो हमारे बच्चे का जो एक्सियल या अपेंडिकुलर मसल्स होता है उसमें क्या होता है, या तो फ्लैक्शन होता है या तो एक्सटेंशन होता है. मीन्स कि उसकी जो एक्सट्रेमिटीज़ होती है या तो उसमें फ्लैक्शन होगा या तो एक्सटेंशन होगा. कभी कभी क्या होता है, या तो फोकल भी हो सकता है या जनरलाइज्ड भी होता है. इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सम टाइम ये क्या होता है, फोकल भी होता है या जनरलाइज्ड भी होता है. अब क्या है, इसमें अगर जनरलाइज्ड होगा तो डिसर्वरेट होता है. इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो लिम्स होता है, लिम्स क्या करते हैं, बिल्कुल एक्सटेंशन. लाइक लिम्स को क्या करेंगे, जो बेबी होगा स्टिफ हो जाएगा उसकी लिम्स, और उसके जो हैंड होंगे वो क्या होंगे, बेंट हो जाएंगे, और उसकी जो फिस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, क्लेंस्ड होगी, और जो लेग्स होंगे वो क्या होंगे, हेल्ड आउटसाइड होंगे. यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्लियर. नेक्स्ट वन इज द डिकॉर्टिकेट. इसमें क्या होता है, फ्लैक्शन ऑफ द अपर लिम्स एंड एक्सटेंशन ऑफ द लोअर लिम. ओके, अब क्या है, इसमें जब हम ईसीजी देखेंगे और ईईजी देखेंगे तो उतने ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आएंगे. ईसीजी और ईईजी में उतना ज़्यादा हमें चेंजेस नहीं मिलेंगे. क्लोनिक, दिस इज मेनली सीन इन द टर्म बेबी. जो क्लोनिक होता है वो क्या होता है, जो टर्म बेबी होता है उसमें हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं.
इसमें क्या होता है कि मसल्स की जो मूवमेंट्स होती है, वो क्या होते हैं, रिदमिक होता है। मसल्स की जो मूवमेंट्स होगी वो क्या होगी, रिदमिक होगी। और पर सेकेंड अप्रॉक्स 1 से 3 जर्क्स पर सेकेंड बच्चे के अंदर आएंगे। और जब बच्चे का हम ईजी देखते हैं, व्हाट इज द ईजी, ईजी मीन्स इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, जो कि क्या होता है, ग्राफिकल टेस्ट होता है किसका, ब्रेन का। तो उसमें हम जब देखेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें चेंजेस दिखाई देंगे। मायोक्लोनिक में क्या होगा कि सिंगल और मल्टीपल लाइटनिंग फास्ट जर्क ऑफ द अपर और लोअर लिम्स। मायोक्लोनिक में क्या होगा कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब उनमें क्या होगा कि मल्टीपल या सिंगल क्या होंगे, फास्ट जर्किंग मूवमेंट्स हमें दिखाई देंगे। ओके, नेक्स्ट वन क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द मोर रैपिड स्पीड ऑफ द मायोक्लोनिक जर्क, तो इसकी वजह से क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बच्चा क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा आने में थोड़ा टाइम लेता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द नॉन एपिलेप्टिक मूवमेंट्स। ओके, इसमें क्या होंगे कि बच्चे के जो हैंड्स होंगे या फिर एक्सट्रीमिटीज हो गया या फिर फोकल होगा, उसमें क्या होंगे, हमें ट्रिमर्स दिखाई देंगे। उसमें क्या होंगे, हमें ट्रिमर्स दिखाई देंगे। और नॉर्मल मूवमेंट्स क्या होता है कि ये नॉर्मली जो मूवमेंट्स होता है, ये जो मूवमेंट्स होता है वो प्री टर्म इन्फेंट में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओके नाइस, नाउ विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द मेन कॉजेटिव फैक्टर, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर या फिर न्यूनेट्स होते हैं उनके अंदर सीजर्स आने लगते हैं। ओके, फर्स्ट वन, हियर देयर इज अ डेवलपमेंटल डिफेक्ट। अगर नर्वस सिस्टम का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो दिस कैन ऑल्सो अल्टर्ड इन द न्यूरॉन फंक्शन। इसकी वजह से ब्रेन की जो फंक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, अल्ट्रेशन होने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को सीजर्स आने शुरू होते हैं। सेकेंड वन क्या है, हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी, जिसको कि हम HIE बोलते हैं। हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी में क्या होता है कि जब ब्रेन को एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पाता या फिर नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन की जो फंक्शंस होती है वो क्या होती है, अल्टर्ड हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द इंट्राक्रेनियल हैमरेज। इंट्राक्रेनियल हैमरेज की वजह से भी क्या हो सकता है, बच्चे को सीजर्स आ सकते हैं। मेटाबॉलिक कॉजेज है। ओके, अगर प्रॉपर फंक्शन ही हो रहा है, फिर कोई मेटाबॉलिक कॉजेज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्रेन भी क्या हो रहा है, ब्रेन के फंक्शन भी अल्टर्ड हो जाते हैं। इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन मेनली किसका होगा, CNS का इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से हो सकता है। ये भी क्या करेंगे, कॉज कर सकते हैं, लाइक मेनिंजाइटिस अगर बच्चे को, या इंसेफेलाइटिस है। ओके, तो दिस कैन ऑल्सो कॉज। मिसलेनियस में क्या हो, बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है दैट इज द फीवर। ओके, फीवर की वजह से मोस्टली क्या होता है, बच्चों के अंदर फिट्स या सीजर्स आते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं फेब्राइल कन्वल्जन। फेब्राइल कन्वल्जन में जैसे बच्चों को फीवर आएगा उसी समय क्या होते हैं, कन्वल्जन आने शुरू होते हैं। और जैसे फीवर सबसाइड होता है तो बच्चे का जो फिट्स या कन्वल्जन आता है वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और ये नॉर्मली कॉमन होता है 5 ईयर्स तक ये आता है फेब्राइल कन्वल्जन, और 5 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या होता है, ये कन्वल्जन या फिर सीजर्स आने स्टॉप हो जाते हैं। अब क्या है, ये दिया गया है अकॉर्डिंग टू द US पीडियाट्रिक साइट। ये जो कन्फर्म्ड सीजर्स एट 7S पीडियाट्रिक जो साइट्स होते हैं उनके द्वारा ये दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि अगर बच्चे को, उन्होंने जब फाइंड आउट की स्टडी किया था तो उसमें 38% जो कॉज होते हैं, 38% जो सीजर्स के मेजोरिटी होती है वो क्या है, हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी। अगर ये सबसे मोस्ट कॉमन या सबसे ज़्यादा ये पॉजिटिव फैक्टर्स है जिसकी वजह से बच्चे को क्या होता है, फिर कन्वर्जन आते हैं या फिर सीजर्स आते हैं। नेक्स्ट वन है इस्चेमिक स्ट्रोक, इसके जो फ्रीक्वेंसी दैट इज द 17%। इंट्राक्रेनियल हैमरेज की फ्रीक्वेंसी दैट इज द 13%। एपिलेप्टिक इंसेफेलोपैथी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी दैट इज द 6%। इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी है दैट इज द 6%। और ब्रेन माल फंक्शन की फ्रीक्वेंसी दैट इज द 4%। एंड ट्रांसिएंट मेटाबॉलिक लाइक हाइपोग्लाइसीमिया है या हाइपोकैल्सीमिया है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज द 3%। और बिनाइन फैमिलियल एपिलेप्सी, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 2%। और अदर से या फिर अननोन जो कॉजेज है उसकी फ्रीक्वेंसी है क्या है, 11%।
परसेंट। अब हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि बच्चे को कन्वर्जन आ रहा है क्यों या फिर सीजर्स आ रहे हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, सीजर हिस्ट्री लेंगे। ओके, सीजर हिस्ट्री लिखेंगे कि बच्चे की फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कब आता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें लेंगे। देन कितने टाइम के लिए आता है, उसकी कितने टाइम तक रहता है, ये सारी चीज़ें हम फैमिली से पूछेंगे या फिर जो रिलायबल पर्सन होता है जो कि बच्चे से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है उससे हम क्या करेंगे, ये हिस्ट्री करेंगे। सेकेंड थिंग्स हम लेंगे एंटीनेटल हिस्ट्री। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की हम हिस्ट्री लेंगे कि प्रॉपर मदर का इम्यूनाइजेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, डाइट पैटर्न कैसा था, मीन्स कि प्रेगनेंसी के टाइम में मदर को कोई इन्फेक्शन तो नहीं था, प्रॉपर चेकअप तो नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, मदर को कोई और किसी तरह की कोई लाइक रेडिएशन एक्सपोजर तो नहीं था या फिर किसी और तरह की कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं थी। सेकेंड थिंग्स नेक्स्ट वन हम पेरीनेटल हिस्ट्री पूछेंगे कि ड्यूरिंग डिलीवरी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर तो नहीं था या फिर बेबी ने म्यूकोनियम एस्पिरेट तो नहीं किया था। ओके, देन उसके बाद से बेबी को बर्थ एस्पेक्सिया तो नहीं था, अब गार स्कोरिंग क्या थी, सारी चीज़ हम क्या करेंगे पेरीनेटल हिस्ट्री में पूछेंगे। फीडिंग हिस्ट्री में पूछते हैं कि बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, ऊपर से कोई टॉप फीडिंग तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बच्चे को। ओके, दिस कैन ऑल्सो कॉज। ओके, नेक्स्ट वन इज द फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में किसी को कन्वर्जन या फिट्स तो नहीं आ रहे। ओके, तो ये क्या होता है फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिकली भी क्या होता है, बच्चे को मैंने ऑलरेडी बताया था कि 2% जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, किसकी वजह से 2% जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी पाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे मोस्ट जो इन्वेस्टिगेशन होता है ब्लड शुगर पूछेंगे क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया दिस इज ऑल्सो मेन पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर द न्यूनेटल सीजर्स। हिमेटोक्रिट चेक करेंगे, कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। जॉन्डिस अगर प्रेजेंट है तो हम बिलिरुबिन लेवल चेक करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स हम लेवल चेक करते हैं लाइक सोडियम का लेवल क्या है, कैल्शियम का लेवल क्या है, मैग्नीशियम का लेवल क्या है। एबीजी चेक करेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं या फिर कोई मेटाबॉलिक चेंजेस तो नहीं आए हैं। देन सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे टू डिटेक्ट एनी अबनॉर्मल या एनी इन्फेक्शन इन द सीएसएफ। ओके, क्रेनियल अल्ट्रा सोनोग्राफी करेंगे और ईईजी करेंगे। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में हम करते हैं न्यूरो इमेजिंग में सीटी एमआरआई करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्क्रीनिंग फॉर द कंजेनाइटल इन्फेक्शन। ओके, हम स्क्रीनिंग भी करते हैं कि कोई कंजेनाइटल इन्फेक्शन तो नहीं था, उसके लिए हम क्या करेंगे टॉर्च चेक करेंगे। ओके, एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द टॉर्च। टॉर्च के अंदर कौन कौन से डिजीज आते हैं और ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास के अंदर टॉर्च की, जो टॉर्च में टोटल क्या है कि इसमें कुछ डिजीज आते हैं जो कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ये डिजीज होते हैं तो बच्चे को भी क्या करते हैं ये अफेक्ट करते हैं। फिर बीडीआरएल चेक करेंगे। मेटाबॉलिक की स्क्रीनिंग में हम ब्लड एंड यूरिन कीटोन्स चेक करते हैं, यूरिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस चेक करेंगे है प्रेजेंट है कि नहीं, ब्लड अमोनिया लेवल चेक करेंगे, यूरिन एंड प्लाज्मा अमीनो सीडोग्राम चेक करेंगे, एनसीएसएफ एंड सीरम लैक्टेट भी हम चेक करेंगे और हम ईजी भी करते हैं। मैनेजमेंट के लिए इनिशियल मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द हाइपोथर्मिया एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द हाइपरथर्मिया। तो इसके लिए हमें क्या करना है थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट हमें मेंटेन करके रखना है। सेकेंड थिंग से बच्चे का एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन हमें प्रॉपरली इंश्योर करना है कि दैट इज मेंटेन और नॉट। ऑक्सीजन इनहेलेशन प्रोवाइड करेंगे अगर SpO2 लेवल कम है ओके बच्चे का तो उसका हम चेक करेंगे। IVSS हम चेक करेंगे कि IV जो लाइन है या फिर कैनुलेशन हुआ प्रॉपर पेटेंट है कि नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्टेड तो नहीं है। अगर प्रॉपरली IV कैनुला वर्क नहीं कर रहा तो इमिडिएटली हम क्या करेंगे IV कैनुला को चेंज करेंगे, क्योंकि अगर बेबी को फिट्स या कन्वर्जन आता है तो उस समय हमें क्या करना है IV लाइन भी उसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। देन फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, अगर बेबी ओरली नहीं ले रहा है तो हमें क्या करना है IV फ्लूइड प्रोवाइड करना है ताकि हम बच्चे को डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट करेंगे फॉर द शुगर ओके,
ब्लड शुगर चेक करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया है कि नहीं, उसको भी हम क्या करेंगे, एक रूटीनली हम चेक करते हैं ताकि बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। और क्विक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया है तो हमें क्या करना है, चेक ग्लूकोज लेवल करना है। अगर उसमें ये दिखाई दे रहा है कि बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया, तो हमें क्या करना है, 2 ml पर kg के अकॉर्डिंग हमें 10% डेक्सट्रोज देना है बोलस फॉर्म में। ओके, और उसके बाद बोलस देने के बाद 6 to 8 mg पर kg पर मिनट हमें क्या करना है, मेंटेनेंस थेरेपी देना है। जब हम मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं 10% डेक्सट्रोज का, तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज कि उनको चेक करना है कि बच्चा कहीं हाइपरग्लाइसीमिया में न चला जाए। अगर ब्लड शुगर जैसे मेंटेन हो रहा तो हम क्या करेंगे, उसको डिसकंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज द, अगर बच्चे को हाइपोकैलेसीमिया है तो हाइपोकैलेसीमिया, तो जब हम हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद हम क्या करना है, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है IV ओवर 10 मिनट्स, और इसकी रेट क्या होगी, 2 ml पर kg। बट जब भी हम ये कैल्शियम ग्लूकोनेट देते तो हमेशा हमें क्या करना है, पेशेंट का हमें कार्डियक मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है, कार्डियक एक्टिविटी को अल्टर करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थेरेपी। अगर बच्चे को अगर फीड्स प्रेजेंट है तब हम क्या करेंगे, बच्चे को हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थेरेपी देंगे। ओके, एंड आई थिंक एक बार आप लोग रिव्यू कर लेना, जब हम एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी देते हैं तो हमें क्या करना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे का हमें क्या करना, IV लाइन भी चेक करना है कि प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं, बहुत स्पीड में नहीं देना है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। और मेनली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स क्या होते हैं, दैट इज़ द एप्सोलिन है, ओके, जो कि नॉर्मली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है कि सबसे पहले इमरजेंसी केयर एंड ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग सीजर्स। जब भी बच्चों को फिट्स आता है तो हमें क्या करना है, बच्चे को हमें फ्लैट सरफेस पे लिटाना है। हमें क्या करना है, बच्चे को फ्लैट सरफेस पे लिटाना है। जो क्लॉथ होता है उसको लूज करना है। जो भी डेंजरस आइटम्स है या डेंजरस ऑब्जेक्ट्स है उस एरिया से हमें क्या करना है, रिमूव करना है। और बच्चे के माउथ में हमें कुछ भी नहीं डालना, फोर्स नहीं करना। जब बच्चे को फिट्स या सीजर्स आते हैं तो बच्चे को हमें बिल्कुल क्या करना है, रिलैक्स छोड़ना, ये नहीं कि हाथ पैर आप पकड़ के बिल्कुल उसको प्रेशराइज कर दो। ओके, तो हमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स को भी हमें एजुकेट करना है। कभी भी बच्चों को फिट्स आता तो हमें बच्चों को बिल्कुल रिलैक्स रखना है और फ्लैट सरफेस पे लेटाना है, ताकि बच्चा कुछ एस्पिरेट ना करे और उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी ना हो। नेक्स्ट वन इज द अलाउ द सीजर टू रन। सीजर्स को हमें आते रहना देना चाहिए, उसको स्टॉप नहीं करना है। ओके, जैसे सीजर्स चला जाता है तो हमें क्या करना है कि जो भी सलाइवा है उसको हमें क्या करना है, एक साइड में करके हमें उसको सलाइवा को बाहर निकालना है। देन उसके बाद से हमें चेक ब्रीदिंग पैटर्न चेक करना है। अगर नीड है तो वी कैन स्टार्ट CPR। ओके, अगर नीड है तब हम क्या करेंगे, CPR स्टार्ट करेंगे। देन बच्चे को हम ऑब्जर्व करेंगे जब तक कि बच्चा फुली कॉन्शियस न हो जाए। अगर कोई इंजरी हुई है तब हमें उसके कारण क्या करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। ओके, जब भी बच्चे को सीजर्स आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये दिस ऑल्सो कैरीज ए स्टिग्मा इन द सोसाइटी। सोसाइटी क्या करती है, उस फैमिली को किसी और वे से देखती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की फैमिली के ऊपर और बच्चे के ऊपर क्या होता है, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि सीजर्स क्या होते हैं, इसको हम ट्रीटेबल होता है। देन उसके बाद से उनको भी उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना है कि वो अपनी जो फीलिंग होती है वो स्टाफ नर्स के साथ क्या करेंगे, सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, ताकि हम उनके डाउट्स को क्लेरिफाई कर सकें। नेक्स्ट वन क्या होता है कि जब भी बच्चे को फिट्स आता है, बच्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि बच्चे को इनकरेज करना है कि वो जिस भी एक्टिविटी या जिस भी स्किल में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है उसको क्या करना, इनकरेज करना है कि उस एरिया में और ज़्यादा अपने आप को इन्हेंस करें। तो वी हैव डिस्कस अबाउट द neonatal seizures.